तुम खुद को उतना नहीं जानते जितना गूगल तुम्हें जानता है। तो हमने ब्लॉकचेन का यूज़ करके ऐसा ऑप्शन दिया है जहाँ पे हर एक के पास खुद का एक आइडेंटिटी होगा। वो कंपनी सबसे अमीर है जिसके पास डेटा है। अब तुम पोस्ट करते हो कोई फोटो फेसबुक पे, वो फोटो तुम्हारा नहीं है, वो फोटो फेसबुक का हो गया है। उन्होंने ब्लॉकचेन यूज़ किया लेकिन बताया नहीं, क्योंकि उन लोग अभी बता देंगे बाकी सभी मूव हो जाएंगे। पूरी दुनिया में जितने भी डेटा है, जितने भी यूजर्स है, जितने भी एप्लीकेशन है, इसको कंट्रोलिंग कर दिया 2-3 कंपनी। Blockchain. This is one of the most demanded video of my channel. कि ब्लॉकचेन है क्या, कैसे शुरू कर सकते हैं, रोड मैप क्या होगा, फ्यूचर क्या है ब्लॉकचेन का। अभी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है ब्लॉकचेन की, तो उसी के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन होगा। क्या बिटकॉइन ब्लॉकचेन क्या सेम चीज़ें हैं। तो उसी को स्टार्ट करने के लिए आज हमारे सामने हैं एक्सपर्ट नवीन रेड्डी सर, जिनसे मैंने खुद अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी ब्लॉकचेन की जब मैं एज अ बिगनर स्टार्ट कर रहा था। तो वेलकम नवीन सर ऑन माई चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स प्लेजर टू बी हियर रोहित। और एक्सपर्ट नहीं बोल सकते मुझे, बट हाँ थोड़ा ब्लॉकचेन में काम कर रहा हूँ कुछ सालों से, 4 साल हो गए हैं। और मज़ा आएगा बात करने में ब्लॉकचेन के बारे में। और सुन के अच्छा लगा कि आपने स्टार्ट यहाँ से किया है। यस सर, आपकी मैंने प्लेलिस्ट देखी थी जो आपके चैनल पे टेलिस्कोप, तो उसमें मैंने पूरा देखा था उसमें बढ़िया। जब स्टार्ट कर रहा था अपना। सर मैं एक जो क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको, व्हाट इज ब्लॉकचेन। अगर कोई एक बिगनर है या फिर कोई छोटा बच्चा भी है, उसे समझना है एक सिंपल वे में कि ब्लॉकचेन है क्या, तो आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करोगे आप। अच्छा, तो एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है इस टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब करना, क्योंकि एक माइंडसेट ही अलग है उसका। क्योंकि अब तक हम जो भी देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, वो होता है नेटवर्किंग, होता है कॉन्सेप्ट, ओएस कॉन्सेप्ट होता है। सडनली जब हम ब्लॉकचेन बोलते हैं तो एक उनको लगता है कि कोई नया टेक्नोलॉजी ही है वो। एक्चुअली ये नया नहीं है, ये बहुत जो है टेक्नोलॉजी है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। जैसे आप क्रिप्टोग्राफी ले लो, डाल दो, तो होता है हम कुकिंग करते हैं तो डाल दो क्रिप्टोग्राफी, डाल दो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, डाल दो नेटवर्किंग, सबको मिक्स करो और तुम्हारे पास आ गया एक नया टेक्नोलॉजी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम बोल सकते हैं कि 2 वर्ड्स है उसके अंदर। जो पहले नाम था उसका चेन विद ब्लॉक्स, उसको उन्होंने बना दिया ब्लॉकचेन। तो 2 ही वर्ड्स है वहाँ पे, एक हो गया चेन, एक हो गया ब्लॉक। तो इमेजिन करो एक ब्लॉक है, एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे हमने कुछ डेटा रखे हुए हैं, और ये बॉक्स को हमने बाकी बॉक्स से कनेक्ट कर दिया है। तो वो हो गया चेन ऑफ दिस ब्लॉक्स। उसको नाम दिया था चेन ऑफ ब्लॉक्स, जिसका हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब डिफरेंस ये है कि वो सिर्फ एक सिंपल सा ब्लॉक चेन नहीं है, एक्चुअली वो एक पीयर टू पीयर नेटवर्क हो जाता है। अगर आपको नेटवर्किंग पता होगा तो वहाँ पे बहुत सारी टोपोलॉजीज होती है। एक टोपोलॉजी अपना हो गया जो हो गया मैश हो गया, या फिर हो गया अपना क्लाइंट सर्वर हो गया। तो ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हैव पीयर टू पीयर, जहाँ पे 2 मशीन सीधा कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप ये इमेजिन करो कि पूरा इंटरनेट जहाँ पे जो पूरा कंट्रोलिंग ये कुछ कंपनीज के पास है। हम बहुत सोचते हैं यार इंटरनेट तो ओपन है, सबको एक्सेसिबल है और हम कुछ भी कर सकते हैं। ऑफकोर्स कुछ भी नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें इलीगल है ऑनलाइन, बट ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे एज अ यूज़र हमारे पास कंट्रोल ही नहीं है उस चीज़ का। अब इसको देख लो, अपना जो डेटा की बात है, तो जो भी बड़ी कंपनीज है वो डेटा उन लोग खुद कंट्रोल करते हैं। मैं बोलता हूँ यार पूरी दुनिया में जितने भी डेटा है, जितने भी यूजर्स है, जितने भी एप्लीकेशन है, इसको कंट्रोलिंग कर दिया 2-3 कंपनी, जिनमें से हम सबको जानते ही हैं। गूगल है, फेसबुक है, अमेजॉन, क्योंकि सबका डिप्लॉयमेंट मोस्टली वहीं पे होता है। तो ये सारी कंपनीज एक्चुअली कंट्रोल करते हैं कि इंटरनेट चलना कैसे चाहिए। और डेटा ओन भी कौन करता है, उन लोग ही ओन करते हैं। हमें लगता है कि डेटा हमारा है, बट ऐसा नहीं है। जब तुम पोस्ट करते हो कोई फोटो फेसबुक पे, वो फोटो तुम्हारा नहीं है, वो फोटो फेसबुक का हो गया अभी। तो नॉर्मली होता कैसे है कि अगर मेरा फोटो है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो फोटो मेरा होना चाहिए और फेसबुक उसको एक्सेस करना चाहिए। बट होता उल्टा है अभी कि फोटो उनका बन गया है, हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो बस इसको चेंज करना है। तो अंडरलाइन जो टेक्नोलॉजी है उसका है ब्लॉकचेन, जो वर्क करता है पीयर टू पीयर नेटवर्क पे। तो हमेशा कोई बीच की कंपनीज जो है उस पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो सर जैसे अभी आपने बताया वेब 2.2 है, अब वेब 3.2 है। जरूरत क्यों पड़ी, मतलब जरूरत ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि अभी तो मैं इजीली सब कुछ एक्सेस कर पा रहा हूँ जो भी मुझे चाहिए। तो वेब 3.0 की जरूरत पड़ी क्यों है, वो मेरा क्वेश्चन है। एक्चुअली ना ये वेब 3.0 बहुत ही बड़ा मार्केटिंग टर्म हो गया है अभी, है ना। जस्ट टू डिस्क्राइब कि वो एक अलग चीज़ है तो वर्जन डाल दिया हमने। हमने कभी नहीं बोला कि वेब 2.0 था, हमने बोला कि वेब है। फिर लोगों को फील हुआ यार वेब थोड़ा चेंज हुआ है, पहले वेब अलग था, अब वेब अलग है। तो उन्होंने क्या कर दिया इस चीज़ को, दे वेंट फॉर वेब 1.0 जो था 1994 में। तो जो भी ये .com बबल आया था उसके पहले एक ट्रेंड बन चुका था कि तुम्हें अगर खुद का कंपनी चालू करना है तो HTML सीख लो। और HTML को लोग बोलते थे HTML ऑथर्स। अगर तुम्हें HTML आता है तुम खुद का स्टार्टअप चालू कर दो। और फंडिंग मिलती थी वो टाइम पे, क्योंकि हर एक कंपनी को खुद का एक वेबसाइट चाहिए था। और ये इन्वेस्टर्स को पता थे कि इन्वेस्टर्स को अगर पैसा लेना है उनके पास से, तो तुम एक HTML सीख लो, खुद का एक कंपनी चालू कर दो और तुम्हें फंडिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो ये बबल क्रिएट हो गया। और फिर ईयर 2000 में बबल ब्रेक हो गया।
बर्स्ट हो गया। वो टाइम पे जो कंपनी सर्वाइव कर पाई वो 2-3 कंपनी थी, उनमें से बहुत सारी कंपनी थी, लेकिन जो अभी फेमस है वो याहू सर्वाइव कर पाया, गूगल सर्वाइव कर पाया, अमेजॉन सर्वाइव कर पाया, बिकॉज उनके पास कोई वैल्यू था। जो कंपनीज वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही थी इतना, वो बंद हो गई। बट जो बाकी सर्विसेज लेके आए उन्होंने उसको सपोर्ट किया। अब वो टाइम पे अगर तुम्हें वेब एक्सेस करना है, इट वाज वन वे एक्सेस, मतलब एज अ वेबसाइट पे एज अ यूजर तुम सिर्फ पढ़ सकते हो उस चीज़ को, यू कैन रीड, यू कैन नॉट राइट। तो कहीं ना कहीं यूजर को फील हुआ यार हमारे पास पावर नहीं है कुछ। फिर वेब 2.0 आ गया, नाम दे दिया उसको एक नया, कि जहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन हो गया है अभी। तो एज अ नॉर्मल यूजर भी तुम पोस्ट कर सकते हो। ऑफकोर्स कंपनी तो वेबसाइट बनाती है, एज अ नॉर्मल यूजर एक बड़ा पावर आ गया, जैसे ऑरकुट आ गया था। तो फेसबुक तो बाद में फेमस हो गया, पहले ऑरकुट आ गया था, जहाँ पे आप फोटो पब्लिश कर सकते हो, आप स्टेटस डाल सकते हो, जो कोई और देखेगा। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मैंने कुछ बनाया, मैंने कुछ किया, तो कोई और भी उसको देख भी रहा है, हम फ्रेंड्स ऑनलाइन बना पा रहे हैं। तो एक नया ट्रेंड चालू हो गया जहाँ पे डेटा 2 वे चल रहा है अभी। एज अ यूज़र हम उसको रीड भी कर सकते हैं, हम राइट भी कर सकते हैं। अब इसका जो एडवांटेज लिया है ये बड़ी कंपनियों ने लिया हुआ है। तो उनको लगा कि यार जब जब डेटा आ ही रहा है इतना सारा, और ऐसा भी नहीं कि डेटा आ रहा है, वो पूरा बल्क में आता था। तुम इमेजिन करो कितने सारे यूजर्स हमारे पास है, अगर वो सारे यूजर्स डेटा पुश कर रहे हैं इनके पास, उनको समझ गया अगर इसको हम डेटा को यूज़ कर पाए ना, हम यूज़र का बिहेवियर समझ जाएंगे। तो यूज़र का बिहेवियर से उनका परचेसिंग पावर समझ जाएंगे, उनके परचेसिंग पावर से ऐड डाल देंगे। तो उन लोग स्पेसिफिक मार्केटिंग कर सकते हैं कि किससे खरीदवाना है। अभी कॉलेज का बच्चा है, उसको मैकबुक का ऐड नहीं करेंगे, या करेंगे तो भी तब करेंगे जब उसका पापा उसकी लायक है कि वो खरीद सकता है। सो दे ओनली टारगेट दोज पीपल हु कैन बाय दिस थिंग्स। अगर कोई गरीब है उसको मैकबुक का ऐड नहीं आएगा, उसको फिर उसका आएगा, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सो दे कैन एक्चुअली टारगेट ईच ऑडियंस। और जब तक मार्केटिंग था तब तक ठीक था। दे कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस पीपल टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर पार्टी, जो हुआ था 2016 में। अब मुझे नहीं बताना कि तुम कमेंट में लिख देना किसके हाथ हुआ था, मुझे नहीं बताना किसके हाथ हुआ था, बट 2016 में किसी को इलेक्ट किया गया था। वो टाइम पे लोगों को लगा कि ये कैसा बंदा आ गया। तो पूरा जो था वो पूरा मार्केटिंग किया गया था, फेसबुक ने उसको पूरा ड्राइव किया था। और कैसे कर पाया, बिकॉज फेसबुक कैन इन्फ्लुएंस, इनफैक्ट फेसबुक कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर मूड। अगर तुम्हें लगता है तुम सुबह सुबह खुश हो, तुमने फोन देख लिया, बस हो गया, मतलब फेसबुक कैन एक्चुअली चेंज योर मूड। तुम खुश हो तुम्हें दुखी कर देगा, तुम दुखी हो तुम्हें खुश कर देगा। सो ये जो पावर एंड इन्फ्लुएंसिंग पावर, ये बहुत गंदी चीज़ है। और ये कंपनी ने उसको बहुत अच्छे से यूज़ किया है। तो जब हम बोलते हैं ना कि ये कंपनी बहुत अमीर कंपनी है, अब बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये कंपनी सबसे रिचेस्ट कंपनी है। जैसे बीच में रिलायंस का था कि सबसे बड़ी कंपनी वो हो गई है, या फिर कोई भी कंपनी जो बड़ी है। आई फील वो कंपनी सबसे अमीर है जिसके पास डेटा है। एंड आई फील गूगल, उनके पास सबका डेटा है। इनफैक्ट मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि यार तुम खुद को उतना नहीं जानते जितना गूगल तुम्हें जानता है। सही बात है। तो बहुत लोग पूछते हैं हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, मुझे क्यों पूछ रहे हो, गूगल को पूछो, गूगल बता देगा तुम्हें क्या चाहिए। तो ये जो इन्फ्लुएंसिंग पावर है बहुत गंदी चीज़ है जो कंपनी इसको यूज़ कर रही है, और इससे इफेक्ट क्या हो रहा है, अपना प्राइवेसी इफेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एज अ यूज़र हमें समझना पड़ेगा कि प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट यूरोप में तो उन्होंने GDPR इंप्लीमेंट भी कर दिया। तो जहाँ पे एज अ यूज़र हमारे पास पावर है हमारा डेटा डिलीट करने का, इंडिया में कुछ नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई कंपनी है और मैं यूज़र को बोल रहा हूँ कि यू कैन यूज़ माई सर्विस, वो सर्विस यूज़ करने के लिए आई वॉन्ट टू आस्क योर डेटा। ऑफकोर्स सर्विस के लिए मुझे चाहिए कौन यूज़ करे सर्विस। अब कहीं ना कहीं मुझे खुद को उनका डेटा मैनेज नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि यूज़र का डेटा उन लोग ही मैनेज करें। बट कोई टेक्नोलॉजी ऐसा है ही नहीं कि जहाँ पे यूज़र कैन कंट्रोल द डेटा। मुझे क्या चाहिए, बस मुझे इतना पता होना चाहिए कि कौन सा यूज़र मेरा सर्विस यूज़ कर रहा है, एंड फॉर दैट आई डोंट वांट टू मेंटेन डेटा। तो जो करंट टेक्नोलॉजीज है उसमें से कुछ ऑप्शन है ही नहीं कि जहाँ पे यूज़र के पास कंट्रोल हो। तो हमने ब्लॉकचेन का यूज़ करके ऐसा ऑप्शन दिया है जहाँ पे हर एक के पास खुद का एक आइडेंटिटी होगा, समथिंग लाइक अ वॉलेट। तो वो वॉलेट में तुम्हारा कोई की होगा जो तुम्हारे पास ही होगा, कोई और नहीं जानता होगा उसको। एंड यू कैन प्रूव योर आइडेंटिटी जस्ट बाय प्रोवाइडिंग दी प्राइवेट की जो भी तुम्हारे पास है। इससे होगा क्या, जो भी डेटा है वो तुम्हारे पास ही होगा, बिकॉज यू हैव द एक्सेस टू इट। तो अगर मुझे वो डेटा चाहिए, मैं उसको ओन नहीं कर सकता, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, यू वांट टू एक्सेस माय वेबसाइट, शो मी योर प्रूफ। जैसे हम जाते हैं ना कहीं भी कोई सर्विस लेने के लिए, या आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, तो आधार कार्ड तुम्हारा है, तुम सिर्फ दिखाते हो वहाँ पे, तुम उनको देते नहीं हो आधार कार्ड। वैसे ही तुम्हें इंटरनेट पे भी करना है, जहाँ पे तुम डेटा दो मत, सिर्फ बताओ मैं ये हूँ। एग्जाम्पल, हम जाते हैं मूवी देखने के लिए भी, तो कुछ एडल्ट मूवीज होती है, जैसे हॉरर मूवी हो गया, फिर एडल्ट फिल्म हो गया, तो वहाँ पे 18+ अलाउड होता है। बट वो 18+ प्रूव करने के लिए तुम क्या दिखाते हो, आधार कार्ड दिखाते हो। उनको क्या जानना है कि तुम्हारा एज 18+ है क्या नहीं है। उनको तुम्हारा एज भी जानने की जरूरत नहीं है, बस तुम सब कुछ दे देते हो। आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन जाता है वहाँ पे, नाम जाता है, आधार कार्ड तुम्हारा नंबर जाता है। गवर्नमेंट खुद बोलते हैं कि तुम सिर्फ लास्ट का 4 नंबर दिखाओ। सही बात। हमको क्या फर्क पड़ता है, हम पूरा दिखा देते हैं। इनफैक्ट हम लोग स्कैन भी कर लेते हैं। इवन इफ यू बुक अ होटल, दे टेक योर आधार कार्ड, दे स्कैन एवरीथिंग। वो डेटा हम लोग कुछ भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो एज अ यूज़र हमें पावर चाहिए, तो उसको हमने बोला कि ठीक है, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम वेब 2.0 टू वेब 3.0, जहाँ पे यूज़र के पास खुद का कंट्रोल होगा।
तो उनका डेटा उनके पास होगा, दे विल जस्ट प्रोवाइड द एक्सेस टू दिस कंपनी टू प्रोवाइड द सर्विस। इससे नया टर्म आ गया। हाँ, तो अभी तो मतलब सर जो मैंने जनरल ट्रेंड देखा है मतलब हम लोगों के बीच में ही कि हमें लगता है कि प्राइवेसी उतनी मैटर नहीं करती, चलो फ्री में मिल रहा है चलो ले लो, ये मेरा आधार कार्ड ले ले, ये ले ले, Right. पर मुझे दे दे, सर्विसेज मुझे मिल जानी चाहिए। Exactly. लेकिन जैसे अब हो रहा है, स्कैम हो रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट लोगों की जा रही है, अब लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि नहीं, अब मुझे अपना आधार कार्ड पैन कार्ड इनको संभाल के रखना है। अब ये स्कैम में बहुत बड़ा हो चुका है, आधार कार्ड पैन कार्ड से आपके अकाउंट से पैसे उड़ जा रहे हैं Right. लिटरली। तो अब लोगों को धीरे धीरे समझ आएगा कि हाँ वेब 3.0 की ओर थोड़ा ट्रांजिशन आएगा। सर आपको क्या लगता है कि जैसे वेब 1.0 था वहाँ पे कुछ कंपनी उड़ गई, आपको लगता है वेब 2 से जब हम 3 में जाएंगे तो 2 में भी कई कंपनी उड़ जाएंगी, ऐसा कुछ? एक्चुअली हो भी रहा है, ये थोड़ा टाइम जाएगा इस चीज़ को फाइनलाइज करने के लिए। जब मैं इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही किसी से बात कर रहा था तो उनका पॉइंट ये था कि चलो ब्लॉकचेन अच्छा है और तुम बोल रहे हो कि ब्लॉकचेन की वजह से बहुत सारी कंपनीज रिप्लेस हो जाएगी। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो बड़ी कंपनीज उनको समझ चुका है कि दे हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वेब 2 टू वेब 3। उन लोग उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, बस बता नहीं रहे हैं। जैसे फेसबुक ने भी क्या किया हुआ है, मेटावर्स लेके आया, वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, मतलब पूरा मेटावर्स में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जिसमें AI भी है और AR VR भी है और उसमें ब्लॉकचेन भी है। तो जो भी आइडेंटिटी होती है फॉर अ पर्सन ऑन मेटावर्स वो ब्लॉकचेन से आता है। उन्होंने ब्लॉकचेन यूज़ किया लेकिन बताया नहीं, क्योंकि उन लोग अभी बता देंगे बाकी सब भी मूव हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी कंपनीज, इनफैक्ट मैं कुछ काम करता हूँ क्लाइंट के साथ, कोई बैंक्स है, उन लोग इंटरनली ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं बिना मेंशन किए कि उन लोग ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं। तो जिस दिन उन लोग ने इंप्लीमेंट कर दिया, दे विल ओपनली से कि हमने ब्लॉकचेन यूज़ किया हुआ है। सो उन लोग खुद चाहते हैं, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ वेब 3। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वेब 2 से ही हम ये सब कंपनी दूर हो जाएंगे। इतना ही होगा कि वेब 3 से वो सब कंपनी होगी बट डेटा तुम्हारे पास होगा। तो गूगल विल सर्वाइव, फेसबुक विल सर्वाइव। हाँ, कुछ कंपनीज जो नहीं मूव होगी, जैसे नोकिया ने बोला कि हमको एंड्रॉइड नहीं चाहिए, तो ऐसे कुछ कंपनीज जो बोलेगी नहीं हमको वेब 3 नहीं चाहिए, इवेंचुअली दे विल डाई। और एज अ यूज़र हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें तभी भी वो यूज़र इंटरफेस दिखा था, अभी भी तुम्हें वही दिखेगा। तुम अभी भी यूज़र नेम पासवर्ड इंटर करोगे, तुम तभी भी करोगे। डिफरेंस ये होगा कि वो इंस्टेड ऑफ प्राइवेट की, इंस्टेड ऑफ पासवर्ड तो प्राइवेट की तुम्हारा वॉलेट से हो जाएगा। तो एज अ यूज़र कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और जो भी कंपनीज वेब 3 इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, दे विल वैनिश। तो सर मैंने भी देखा कि फेसबुक ने अब पूरा नाम ही चेंज कर दिया, मेटा कर दिया पूरा। तो मतलब ट्रांजिशन हो रहा है। भले ही ओपनली उतना कोई बात नहीं कर रहा, पर ट्रांजिशन चल रहा है। सर अभी जो मैक्सिमम व्यूअर अभी देख रहे हैं, सर वो ब्लॉकचेन सीखे कैसे, और क्या क्या प्री रिक्वेस्ट हैं कि मुझे क्रिप्टोग्राफी आनी चाहिए, या फिर पहले मैं वेब डेवलपमेंट वगैरह करूँ उसके बाद मैं ब्लॉकचेन की ओर ट्रांजिशन करूँ, तो उसके भी उसमें थोड़ा बता दीजिए आप। एक्चुअली इसका फन पार्ट ये है, अगर तुम्हें बेसिक्स आता है ना कोई भी टेक्नोलॉजी का, तो उसके ऊपर का सीखना बहुत ईजी हो जाता है। इनफैक्ट जब मैंने ब्लॉकचेन चालू किया था, मुझे बहुत सारी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था। मैंने मशीन लर्निंग भी सोचा कि वो भी अपग्रेड कर लूँ, लेकिन जब ब्लॉकचेन मैंने देखा तो मुझे लगा कुछ नया तो है ही नहीं इसके अंदर। तो मैं पहले से ही क्रिप्टोग्राफी पे काम कर रहा था। मैंने बहुत सारे सेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में सिखाए हुए हैं, नेटवर्किंग मेरा अच्छा था थोड़ा सा। तो जब मैंने ब्लॉकचेन देखा, मतलब ये सब तो मुझे आता ही है। तो इट टुक मी अराउंड ओनली 1 month टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज मुझे बेसिक्स आता था। अगर बेसिक नहीं आता, अगर तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं आती, क्रिप्टोग्राफी नहीं आती, तो कहीं ना कहीं तुम्हें डिफिकल्टी फील होगा ब्लॉकचेन सीखने के लिए। क्योंकि स्टार्ट ही हम वहाँ से करते हैं, हम बोलते हैं तुम्हें यहाँ पे एनक्रिप्ट करना है, तुम्हें डिक्रिप्ट करना है। बहुत लोग तो उसको वही नहीं पता होता। तो ब्लॉकचेन के पहले आई वुड से लर्न द बेसिक्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। पूरा एक्सपर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वहाँ पे हैकिंग की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जब जैसे बोलते हैं ना क्रिप्टोग्राफी, लोग काली लिंक्स इंस्टॉल कर देते हैं, तो सब करने की जरूरत नहीं है। बस बेसिक्स सीख लो पहले। बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग की टोपोलॉजीज क्या होती है, नोड क्या होता है, और फिर सर्वर क्लाइंट क्या होता है, P2P क्या होता है। उसके अलावा तुम्हें सीखना है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, कि जब हम बोलते हैं ना कि कोई भी कंप्यूट हो रहा है, जैसे एग्जांपल इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए कैलकुलेटर, अगर हमें 2 नंबर ऐड भी करना है, तो आजकल तो मैं कैलकुलेटर ओपन ही नहीं करता। मुझे कुछ भी कैलकुलेट करना है, गूगल पे आता हूँ, सर्च करता हूँ, तो वहीं पे उनका कैलकुलेटर आ जाता है। तो ये प्रोसेसिंग हो कहाँ पे रहा है, गूगल सर्वर पे। मेरे मशीन में कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली इमेजिन करो कि यही जो कंप्यूटिंग हो रहा है, जो 2 नंबर ऐड हो रहा है, वो तुम्हारे मशीन पे नहीं हो रहा है, ना ही वो हो रहा है गूगल सर्वर पे। ये हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे, किसी के मशीन पे भी हो सकता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर तुम समझ गए तो ब्लॉकचेन सीखना बहुत ईजी हो जाता है। बट ऐसा भी नहीं तुम इसका एक्सपर्ट बनना है, सबका बेसिक सीख लो पहले और फिर ब्लॉकचेन का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सर अगर मैं ब्लॉकचेन स्टार्ट करता कोई बच्चा, तो उसे कितना टाइम लग सकता है मिनिमम, कहाँ तक जा सकता है? मतलब एक अच्छा खासा, मतलब उसे आ जाए कि वो खुद से कोई प्रोजेक्ट बना पाए। मान लो उसे फेसबुक ही बनाना है, तो वो ब्लॉकचेन की हेल्प से उससे बना दे, तो कितना टाइम लगेगा एक बिगिनर को स्टार्टिंग से? अगर मतलब बेसिक कुछ भी नहीं आता, हाँ, बेसिक कुछ नहीं आता उसे, हाँ, तो उनको जाएगा 1 साल कम से कम। 1 साल, क्योंकि बेसिक सीखने में ही आपको 2 महीने निकल जाएगा। और डिपेंड करता है कि बंदा कितना कमिटमेंट दे पा रहा है। बहुत सारे बच्चे कॉलेज में होते हैं तो उनको उतना टाइम मिल नहीं पाता है बिकॉज ऑफ असाइनमेंट्स एंड
ठीक है, वो बात कर सकते हैं कॉलेज का प्रॉब्लम, लेकिन जो भी उनको टाइम मिल रहा है उनके, अगर दिन में 1-2 घंटा भी निकालते हैं तो 1 साल में 2 महीने में तो बेसिक सीख जाएंगे। फिर तो ब्लॉकचेन में भी कैसे होता है ना, तुम्हें पहले समझना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, तो उसको समझने के लिए बिटकॉइन टेक्नोलॉजी समझ जाओ तो वो वर्किंग समझ में आएगा। बट उसमें डेवलपमेंट करने के लिए बिटकॉइन में डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ भी तुम्हें ऐप बनाना है तो फिर एक अलग टाइप का ब्लॉकचेन्स होते हैं जिसमें हम डेवलप कर सकते हैं। उनमें से एक है इथीरियम, तो उसको सीखने में 2 महीने लग जाएगा। फिर उसमें प्रोग्रामिंग का सॉलिडिटी, अगर पहले से ही कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, जैसे जावा आ गया, जावास्क्रिप्ट आ गया, C++ आ गया, तो ये मूव होना इजी हो जाता है टुवर्ड सॉलिडिटी। तो पकड़ लीजिए 1 महीना सॉलिडिटी में लग गया। हाँ, लेकिन अगर दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं आता है तो सॉलिडिटी इटसेल्फ विल टेक 3 मंथ्स। तो कोई एक लैंग्वेज आना चाहिए पहले से। इनफैक्ट मैं बहुत लोगों को ये भी बोलता हूँ, लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कौन सा लैंग्वेज सीखना चाहिए। मतलब कोई भी लैंग्वेज पकड़ो और सीखो पहले उसको, इररिस्पेक्टिव तुम क्या सीख रहे हो। अगर तुम्हें C++ आता है, जावा 2 दिन में सीख जाओगे यार। सही बात है। मैंने C# सीखा 2 घंटे में, क्योंकि जावा C# सेम ही है। मैंने पाइथन सीखा 1 हफ्ते में, बिकॉज मेरे को जावा आता था। तो तुम्हें कोई भी एक लैंग्वेज आना चाहिए पहले, ताकि तुम्हें ये सब सीखना ईजी हो जाए। तो 5-6 महीने तो इधर निकल गए एंड स्टार्ट मेकिंग द एप्लीकेशन। अब प्रॉब्लम एक कितना सही है ना कि ये टेक्नोलॉजी बहुत नया है। जब हम कोई दूसरे टेक्नोलॉजी पे काम करते से हो गया, अपना एंड्रॉइड हो गया, और वहाँ पे अगर तुम लोग कहीं पे स्टक हो जाते हो तो सोल्यूशन अपने पास अवेलेबल है। गूगल पे जाओ, स्टैक ओवरफ्लो है, सब आंसर मिल जाएंगे। ब्लॉकचेन पे इतना आंसर्स अवेलेबल नहीं है अभी, तो कहीं ना कहीं तुम अटकोगे तो 1 हफ्ता उसमें निकल जाएगा उसके एरर सॉल्व करने में। और ये सजेशन सबके लिए जो ये देख रहा है, अगर तुम कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको पोस्ट करो स्टैक ओवरफ्लो पे, क्योंकि कुछ लोगों को पता है लेकिन आंसर कब दे उन लोग, जब क्वेश्चन नहीं आ रहे। सही बात है। तो तुम क्वेश्चन पूछ लो, 1 हफ्ता वेट करो, खुद भी सॉल्व करो, वेट भी करो आंसर का। आंसर नहीं आया, तुमने सॉल्व किया, तुम खुद ही उसका आंसर करो, ताकि तुम कम्युनिटी को हेल्प कर पाओ। और वैसे ही कम्युनिटी बिल्डअप होता है। तो जब हम कोई भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो जब तक कोई ग्रुप ऑफ पीपल किसी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करते, तब तक टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं होती। हम बहुत बोलते हैं कि ये कंपनी ने ये टेक्नोलॉजी लेके आया, वो लेके आया। कंपनी कुछ नहीं करती, उन लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ये जो कम्युनिटी होती है ना, चाहे जावा कम्युनिटी हो गया, या फिर एंड्रॉइड कम्युनिटी हो गया, या फिर जो अभी AI/ML का हो गया, तो जब तक लाइब्रेरी ही नहीं बनी है तब तक लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो लाइब्रेरी बनाते कौन है? ये सब कम्युनिटी बनाती है। सो यू कैन पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और एक एडवांटेज है ब्लॉकचेन सीखने का अभी, शायद आप पूछने वाले थे वो चीज़, लेकिन बहुत लोग का ऐसा होता है कि क्यों सीखे ब्लॉकचेन, है ना, जब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है, जब मशीन लर्निंग है जो इतना फेमस है, ट्रेंडिंग चल रहा है, तो ब्लॉकचेन क्यों सीखे। पहले तो मैं बोल रहा हूँ यार, ये ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास कि तुम ये करो, तुम दोनों भी कर सकते हो। अगर तुम्हें मेटा खुद का बनाना है, मेटावर्स, तो उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी साथ में यूज़ हुई है। तो ऐसा कोई नहीं कि और है ये ऑप्शन। बट ब्लॉकचेन का एडवांटेज अभी ये है, यू विल गेट एन अर्ली मोर एडवांटेज। जो इमेजिन करो, कुछ लोगों ने जो मशीन लर्निंग सीखा होगा पहले, और जैसे ही मशीन लर्निंग बूस्ट हो गया, दे आर दी अर्ली अडॉप्टर ऑफ मशीन लर्निंग, राइट। तो तुम किससे सीखोगे? जिसके पास मशीन लर्निंग एक्सपीरियंस 5 साल का है, या फिर जिसके पास मशीन लर्निंग अभी सीख के अभी सिखा रहा है, या फिर जो डेवलपर है। तो ब्लॉकचेन का भी वो फेज चल रहा है। और जो भी यूज़ केस तुम बनाओगे, जैसे एग्जांपल आपने मेंशन किया कि अगर फेसबुक को हमें बनाना है इसमें, तो बहुत सारे एप्लीकेशन एक्चुअली मूव हो रही है। तो फेसबुक का एक बन भी चुका है। तो लेट्स से कोई एग्जांपल है फेसबुक का लेते, समझो नहीं बना हुआ है। और कैसे होता है ना, जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम उसका जो मेन, जैसे अमेजॉन, अगर हमें खुद का ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो वी हैव अमेजॉन इन माइंड, कि अगर खुद का वेबसाइट कैसा होना चाहिए, अमेजॉन की तरह होना चाहिए। इन द सेम वे इन द ब्लॉकचेन वर्ल्ड, क्योंकि एप्लीकेशन नहीं है, जो तुम बनाओगे ना वो बन जाएगा स्टैंडर्ड, लोग फिर तुम्हें कॉपी करेंगे। ये एडवांटेज है अर्ली मूवर का। तो ये सही टाइम है सीखने का। हाँ, बहुत सारे जॉब्स अभी अवेलेबल नहीं है इंडिया में, एक्चुअली अवेलेबल है, लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कंपनीज को कैसा चाहिए, उनको फ्रेशर्स नहीं चाहिए अभी ये टाइम पे, उनको ऐसे बंदे चाहिए जो कोई टेक्नोलॉजी पहले काम कर चुके हैं, एंड नाउ दे नो ब्लॉकचेन, सो दैट दे नो बोथ द थिंग्स, हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स एंड हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स। बट इन नेक्स्ट 1 or 2 years बहुत सारे जॉब्स आएंगे, तुम्हें वो टाइम पे रेडी रहना है। बहुत लोग खुद को बोलते हैं मैं लकी नहीं हूँ या तुम लकी हो। लकी कोई नहीं होता यार, हम सही टाइम पे हमने वो प्रिपेयर कर लिया था। अपॉर्चुनिटी आते रहती है, तुम रेडी हो गया अपॉर्चुनिटी के लिए। कोई तुम्हारा फ्रेंड बोलते यार मेरी कंपनी में जॉब का इसका ब्लॉकचेन का रिक्वायरमेंट है, तुम प्रिपेयर ही नहीं हो, तुम्हें जॉब कैसे मिलेगा। सही बात है। सो लकी तुम कब होते हो, जब तुम उसकी चीज़ के रेडी हो, राइट। तो ये सही टाइम है सीखने का ब्लॉकचेन। सर ब्लॉकचेन में वैसे मैंने देखा है कि बैकएंड में सब कंपनियां काम कर रही हैं, ऐसा नहीं कि कोई कर नहीं रहा है, कर रहे हैं, छुपा के सब कर रहे हैं धीरे धीरे, उन्हें पता है कि हमें रेडी रहना है अगर अचानक से कुछ ट्रांजिशन आ जाता है। राइट। सर एक चीज़ और पूछूंगा मैं आपको कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन क्या एक ही चीज़ है? क्योंकि सबसे बड़ा बिटकॉइन मतलब ये क्रिप्टो करेंसी का ही पूरा मार्केट उछला है ब्लॉकचेन से, राइट। तो सिर्फ यही है पूरा ब्लॉकचेन या फिर उसके अलावा भी कुछ और है? इनफैक्ट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जब कुछ 3-4 महीने पहले मैं किसी से बात कर रहा था, थोड़े बुजुर्ग थे वो, मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन है इन द इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी में ही है,
तो उन्होंने मुझे पूछा कि आजकल किस चीज़ पे काम कर रहे हो, मैंने कहा ब्लॉकचेन पे काम कर रहा हूँ। उनका रिएक्शन से था ये तो इलीगल है ना। तो मुझे थोड़ा टाइम लगा 5 सेकंड कि मैं कैसे आंसर करूँ इस चीज़ को। तो बहुत लोग का माइंडसेट ये है कि ब्लॉकचेन इज इक्वल टू बिटकॉइन, ऐसा नहीं है। डिफरेंस हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरनेट ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं वो हो गया बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी एक जस्ट एक एप्लीकेशन है ऑन द ब्लॉकचेन इकोसिस्टम। तो या इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीज़ इलीगल है, गूगल इलीगल नहीं है। हाँ, जैसे हम बोलते हैं टोरेंट पे कुछ पायरेसी करना इलीगल चीज़ है, तो वो सब उसके एप्लीकेशंस हो गए। तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी उसका एक एप्लीकेशन है। और यह स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन से, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी आगे नहीं आती, उसका एप्लीकेशंस आगे आते हैं। तो टेक्नोलॉजी एक्चुअली बहुत जुना है ये। इनफैक्ट दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस ऑन 1992 इटसेल्फ। एक बंदा था, इसका नाम था निक साबो। तो उन्होंने सोचा था कि ये ऐसा होना चाहिए, मतलब कब तक कंपनीज के पास पावर होगा, कब तक बैंक के पास पावर होगा। ये जो तुम बोलते हो इन्फ्लेशन हो रहा है या फिर रिसेशन आ रहा है, कहीं ना कहीं ये जो बैंक्स है, जो बड़े लोग हैं, उनके पास कंट्रोल है इस चीज़ का। इन्फ्लेशन में, रिसेशन में हमेशा गरीब लोग मरते हैं। कभी देखा है कोई बड़े अमीर गरीब हो गया है, उनके पास पावर है कंट्रोल करने का। तो इसको रिमूव करने के लिए टेक्नोलॉजी स्टार्ट बहुत पहले हो चुकी है, बट मार्केट में लाए कैसे। तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, वो तो अभी किसी को नहीं पता कि वो ग्रुप ऑफ लोग थे, या फिर एक थियरी ये भी है कि कुछ कंपनीज है जिसमें से एक है सैमसंग, क्योंकि वो सतोशी नाकामोटो, तोशिबा, फिर नोकिया, हाँ, तो बहुत सारी कंपनीज ने मिलके बनाया है। अब ये कंपनी बोल नहीं सकती बाहर, क्योंकि फिर गवर्नमेंट का उन पर ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि तुम ऐसा क्यों टेक्नोलॉजी प्रमोट करो जो अभी रेगुलाइज नहीं है। तो बहुत सारी थियरीज है, बट जिन्होंने भी लेके आया इस चीज़ को, उन्होंने क्या किया, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर एक एप्लीकेशन बना दिया जो है क्रिप्टो करेंसी, और लॉन्च कर दिया। मेरा तो सोचना ये भी है कि उनको कभी बिटकॉइन लॉन्च करना था ही नहीं, उनको ब्लॉकचेन लॉन्च करना था। बट ब्लॉकचेन बोल के कौन क्यों आएगा, बिल्ड एन एप्लीकेशन, लॉन्च कर दो। और फिर बहुत लोगों ने बिटकॉइन को भी मिस यूज़ किया। बिटकॉइन कभी एसेट क्लास था ही नहीं, इट वॉज मोर फॉर ट्रांजैक्शन। लोगों ने सोचा उसको एसेट क्लास बनाते। और ये भी है ना कि लोग कंपेयर करते हैं क्रिप्टो करेंसी को स्टॉक मार्केट के साथ, कि अगर तुम्हें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो स्टॉक मार्केट का ऑप्शन है और क्रिप्टो का भी ऑप्शन है। क्रिप्टो इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी था कुछ लोगों के लिए जिनके पास पावर है। जैसे इलॉन मस्क ने बोला डॉजकॉइन ले लो, सबने ले लिया, उसका वैल्यू बढ़ गया वहाँ पे प्राइस का। तो ऐसे क्रिप्टो करेंसीज जिसके पास खुद का इकोसिस्टम है, जैसे अभी बिटकॉइन हो गया, उनका खुद का इकोसिस्टम कुछ नहीं है। डॉजकॉइन का खुद का इकोसिस्टम नहीं है। इथेरियम के पास खुद का इकोसिस्टम है। हाँ, तो ऐसे क्रिप्टो जहाँ पे खुद का इकोसिस्टम है, उनका चांसेस है सर्वाइव करने का। सर, इकोसिस्टम को थोड़ा डिफाइन करेंगे व्यूअर्स के लिए कि इकोसिस्टम मतलब क्या है, बिटकॉइन के पास क्यों नहीं है। गुड पॉइंट। तो जैसे हमने डिफाइन किया था कुछ टाइम पहले कि खुद का हम ऐप बना सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। बट ये ऐप बनेगा कैसे? जैसे हम वेब 2 की बात करते हैं, तो कोई भी हमें ऐप बनाने के लिए हमें स्पेसिफाई करना होता है कि ऐप किस चीज़ पे बनेगा। क्या मोबाइल ऐप है, क्या वेब ऐप है? मोबाइल ऐप तो मोबाइल कौन सा प्लेटफॉर्म पर रन करेगा, या वो एंड्रॉयड है या फिर एक iOS है। तो एंड्रॉयड एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जहाँ पे ऐप रन होगा। वेब है तो डिप्लॉय करना पड़ेगा, चाहे वो अमेजॉन पे हो या गूगल पे हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट पे हो, तो वो एक तुम्हें प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे वो डिप्लॉय होगा। अगर हम ब्लॉकचेन पे कोई ऐप बनाते हैं तो वो डिप्लॉय कहाँ पे होगा, रन कहाँ पे होगा? तो बिटकॉइन पे हम नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि उनके पास कोई प्रोसेसिंग पावर नहीं है जहाँ पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन रन हो। अगर तुम कोई ऐप बनाते हो, वो रन करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए जो इथेरियम तुम्हें देता है। इथेरियम बोलता है तुम ऐप बनाओ, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, वो उस पर रन हो जाएगा। तो ये रन करने के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए होता है, प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, लाइब्रेरीज चाहिए होता है, यूजर्स चाहिए होते हैं। तुमने बना तो दिया, यूज़ कौन करेगा? तो इथेरियम के पास यूजर्स भी है। तो एवरी टाइम यू डू सम ट्रांजैक्शन ऑन इथेरियम, एक पैसा जाता है वो सब लोगों को जो ये हेल्प कर रहे हैं। तो जो भी हम बोलते हैं प्रोसेसिंग हो रहा है, तो कोई फ्री में थोड़ी ना देगा उस चीज़ को। तो इथेरियम में जो भी प्रोसेसिंग होता है, इनफैक्ट अगर अमेजॉन पे आप डिप्लॉय करते हो कोई भी एप्लीकेशन, तो आपको चार्ज करता है वो। आपका कोई रन टाइम के ऊपर चार्ज होगा। लेट्स से मेरा जो वेबसाइट था अभी तक वो अमेजॉन पे था, तो हर महीने मुझे बिल आता था अमेजॉन से, तो मैं पे कर रहा हूँ, तुम नहीं पे कर रहा एज अ यूजर। इफ़ यू आर यूजिंग माई वेबसाइट, मैं पे कर रहा हूँ वहाँ पे। इन द सेम वे ब्लॉकचेन पे भी हमें पे करना पड़ेगा, हर ट्रांजैक्शन पे हमें उसको पे करना होता है, राइट? तो वो उसके करेंसी से होती है। तो इथेरियम के पास करेंसी भी है, उनके पास प्लेटफॉर्म भी है, उनके पास यूजर्स भी है, उनके पास डेवलपर्स भी है। ये सब मिलके बन जाता है इकोसिस्टम। और सिर्फ इथेरियम नहीं है, बहुत सारे इकोसिस्टम आ चुके हैं। सोलाना एक हो गया, पोलकाडॉट हो गया, फिर नियो हो गया, पॉलीगॉन हो गया। तो ये सारे इकोसिस्टम है। कहीं पॉलीगॉन वर्क्स ऑन इथेरियम, तो एक लेयर 2 में आ जाता है, बट ये इकोसिस्टम है। और ऐसा नहीं है कि इथेरियम सबसे बेस्ट है। इथेरियम का एडवांटेज था फर्स्ट मूवर, जो तुम्हारे पास आ सकता है तुम ब्लॉकचेन सीखोगे तो, राइट? इथेरियम बेस्ट नहीं है, बेस्ट उससे अच्छे ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है। बस इतना ही है कि इथेरियम के पास पहले से ही बहुत सारे लोग आ चुके हैं, डेवलपर्स है, यूजर्स है। मेरे ख्याल से अगर मुझे पूछोगे मेरा फेवरेट कौन सा है, तो आप मत पूछो, मैं ही बता देता हूँ। मेरा फेवरेट है पोलकाडॉट।
रीज़न ये है कि पॉलकाडॉट के पास, जैसे एग्जांपल इथेरियम का जो को फाउंडर था गैविन वुड, उन्होंने ही पॉलकाडॉट बनाया होगा। ओके। तो उनको फील हुआ था कहीं ना कहीं कि इथेरियम अच्छा बन चुका है, बट उसमें उतना स्केलेबिलिटी ऑप्शन नहीं है। जो उनको करना था वो इथेरियम में पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने एक नया कंपनी ही लॉन्च कर दिया जिनका नाम है पैरिटी। और उन्होंने पॉलकाडॉट इकोसिस्टम बनाया हुआ है, जहाँ पे एक जो प्रॉब्लम आता है वो होता है कि अगर हम इथेरियम पे काम कर रहे हैं तो वो एक ब्लॉकचेन हो गया, उसके साथ जैसे नियो भी हो गया, वो एक ब्लॉकचेन हो गया। अगर आप कोई ऐप यहाँ बनाते हो तो इसमें जो ऐप है उसमें वो बात नहीं कर सकते, देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन टू ब्लॉकचेन्स। तो पॉलकाडॉट ने कहा कि क्यों नहीं कर सकते, तो हम दो चेन को कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक एप्लीकेशन है फॉर स्केलेबिलिटी, और जहाँ पे यूज़र को मूव होना है यहाँ से वहाँ पे वो हो सके। तो पॉलकाडॉट मेरा फेवरेट है, बट अगेन मैंने उतना काम किया नहीं है पॉलकाडॉट पे, तो उसका मुझे ड्रॉबैक नहीं पता। ठीक है, तो वो काम करने के बाद ही समझता है कि उसका ड्रॉबैक्स क्या है। तो सर ने अभी तो बहुत सही बोला कि या तो तुम अभी स्टार्ट कर लो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, वरना अगर तुम लेट आओगे तो लेट आने में तुम्हें सबसे बेस्ट बनना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तुम बहुत बेस्ट बन पाओ। इसलिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके चलना काफ़ी अच्छा खासा फायदा आप कर सकते हो, अपना स्टार्टअप वगैरह कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अभी सर ये बताओ कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो क्रिप्टो वगैरह में, या फिर आप उसको सिर्फ ट्रांजेक्शन के लिए देखते हो सिर्फ? मेन तो मेरा उसके था ट्रांजेक्शन के लिए। इनफैक्ट मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो मुझे क्रिप्टो में ही पैसा भेजते हैं। उनको शायद गवर्नमेंट को दिखाना नहीं होगा, या फिर उनको ट्रांजेक्शन फी पे नहीं करना होगा, क्योंकि फॉरेक्स में फिर अगर मुझे पेमेंट अगर यूएस में डॉलर्स में आया तो इंडिया में आते ही वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कट जाता है। सो दे सेंड मी इन क्रिप्टो। अब उनके लिए उन्होंने उसको यूज़ किया एज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। मैं भी उसको जब आ जाता है मैं कन्वर्ट कर देता हूँ उसको INR में, मैं रखता नहीं उस चीज़ को। मैंने इन्वेस्टमेंट किया था जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस कि इन्वेस्टमेंट होता कैसे है, वो चार्ज जाता कैसे है, वैल्यू क्यों बढ़ता है कोई चीज़ का। तो जब ये क्रेज चालू हुआ था तब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था कुछ अच्छा खासा अमाउंट का, और फिर जैसे उसका वैल्यू थोड़ा बढ़ गया, मुझे कुछ पैसे की नीड आ गई, मैंने निकाल दिया। जिस दिन निकाला एक हफ्ते बाद क्रैश हो गया। तो मैं लकी था उस टाइम पे कि मैं टाइम पे निकाल पाया, बट कुछ पैसे बच गए थे उसके अंदर, मैं सबने निकाला था, तो उसका लॉस मैं अभी भी झेल रहा हूँ, बट प्रॉफिट वॉज मोर देन लॉस। बट अगेन डोंट टेक क्रिप्टो एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। हाँ, तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट उसको एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मत देखो। अभी थोड़ा स्टेबल हो दो मार्केट को, और तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना ही है। अगर तुम्हें लगता है कि यार बहुत पैसा आ गया, इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्ट ऑन दोज कॉइन्स जिसके पास इकोसिस्टम है। थोड़ा रिसर्च कर लो, जैसे इथेरियम इकोसिस्टम है तो हो सकता है बड़े उसका, बट डॉज कॉइन, शिबो कॉइन, बिटकॉइन, ये भी इनका इकोसिस्टम नहीं है। तो मतलब एक मतलब बहुत लोग उसको ऐसा देखते हैं कि सट्टे की तरह कि आज बढ़ेगा कल बढ़ेगा, तो थोड़ा स्टेबिलिटी मतलब उसके ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा पढ़ो, उस करेंसी के बारे में पढ़ो, क्रिप्टो करेंसी, और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट। राइट सर एक चीज़ और आजकल बहुत चल रही है, NFT सब बात कर रहे हैं इसका, ये क्या है? तो बेसिकली द आइडिया वॉज कि हम जो भी रियल वर्ल्ड में चीज़ें हैं, जैसे हम है, ये कैमरा लगी हुई है, इन सबके पास रियल लाइफ में आइडेंटिटी है, क्योंकि उसको हम देख सकते हैं, उसमें यूनिकनेस है। जैसे अगर ये दो कैमरा दोनों सेम ही है, राइट, दोनों पे R लिखा हुआ है, बट कुछ ना कुछ तो यूनिक होगा, उनका नंबर अलग होगा अंदर से। बट जब हम इसको वर्चुअल लाइफ में लेके जाते हैं तो चीज़ें इजीली कॉपी हो जाती है। जैसे हमने फोटो खींच लिया इस चीज़ का, तो मेरे लिए वो फोटो की वैल्यू है, बट अगर मैं वो फोटो खरीदता हूँ 10 रुपये दे के, मैं तुम्हें भेज दूंगा तो मुझे 5 रुपये दे दोगे, तो कहीं ना कहीं फोटो का आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है हमारे पास। तो अगर हम बोल रहे हैं कि आगे जाके सारी चीज़ वर्चुअल होगी तो कैसे होगी? हाउ कैन यू कन्वर्ट अ फिजिकल वर्ल्ड इनटू वर्चुअल वर्ल्ड? जैसे मेटा पे एक ऑप्शन है, मेटा पे आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा कुछ ऑप्शंस आए हैं बहुत सारे मेटावर्स में जहाँ पे यू कैन बाय प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल हमारे साथ यहाँ पे माही सर भी है, हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। हमारे बिल्डिंग में मेरा एक असिस्टेंट भी था जो जिसको मैंने बताया कि ब्लॉकचेन कुछ होता है, मेटामास्क कुछ, मेटा कुछ होता है, तो उसने रिसर्च किया और उसने हमारा पूरा बिल्डिंग परचेज किया है 500 रुपये में। ओके ठीक है, तो मेटा में कर लिया उसने। अब मैं बोला क्यों परचेज किया तूने 500 रुपये में? तो उसका बोलना ये था कि आगे जाके अगर सब कुछ मेटा पे आते हैं, मेरे पास ये बिल्डिंग का राइट्स है, किसी को रहना है यहाँ पे आके। जैसे एग्जाम्पल मेरा एक फ्लाइट है वहाँ पे, लेकिन वो ओन कौन कर रहा है? वो बंदा, उसका नाम चिराग है, वो बंदा उसको ओन कर रहा है। तो अगर मुझे उससे लेना है तो मुझे बेचेगा 1 लाख रुपए में, तो उसका वो प्रॉफिट हो गया। तो हाउ कैन यू प्रूव कि ये बिल्डिंग तुम्हारा है? वो तो कोई भी परचेस कर सकता है। तो ब्लॉकचेन में एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे एक आइडेंटिटी मिल जाता है कि ये तुम्हारा बिल्डिंग है। और ये जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं टोकन। जैसे करेंसी भी टोकन ही है, बिटकॉइन टोकन है, इथेरियम टोकन है, ये जो इमेज है ये भी टोकन है। अब डिफरेंस ये है कि बिटकॉइन को हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने तुम्हें 1 बिटकॉइन दिया, तुमने मुझे 1 बिटकॉइन वापस दे दिया, तो वो हो गया फंजेबल टोकन। वो रिप्लेस भी हो सकता है। जैसे तुम्हें 10 रुपये दिया, तुमने वापस 10 रुपये दे दिया, मेरे पास तो 10 रुपये है ही ना, उसका वैल्यू कम नहीं हुआ। हाँ, नोट चेंज हो गया, ठीक है यार, वो तो एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन वो होता है फंजेबल, जहाँ पे वो चेंज भी हो सकता है, ब्रेक भी हो सकता है। बट कुछ टोकन हमें से चाहिए जो नॉन फंजेबल हो, जो चेंज नहीं हो सके। जैसे एग्जाम्पल, मेरे पास एक
मेरे कुछ रिलेटिव थे बचपन में जो गुजर चुके हैं, तो उन्होंने मुझे एक कॉइन दिया था बहुत पहले, वो अभी भी मेरे रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे लिए वो जो वैल्यू है, वो जो टोकन है, वो बहुत यूनिक हो गया है। अब वो रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो 5 रुपये का कॉइन ही है। हाँ सही बात है। बट वो मैं एक्सचेंज नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरे लिए नॉन फंजेबल हो चुका है। सो अगर तुम्हें दिखाता हूँ मैं, ये देखो रोहित, ये टोकन है, मैं तुम्हें दे दिया 5 रुपये का कॉइन, मैं बाहर चले गया, तुमने एक्सचेंज किया, मुझे दूसरा कॉइन दे दिया, तो मेरे को तकलीफ होगा क्योंकि वो नॉन फंजेबल है, वो ना चेंज हो सकता है, ना वो ब्रेक हो सकता है। तो ऐसे आइडेंटिटी अगर हम वर्चुअल में लेके आए, जहाँ पे पूरा घर एक टोकन बना दिया जो नॉन फंजेबल है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो जो भी करेंसी है वो चेंज हो सकती है, जो भी रियल लाइफ एसेट्स है वो चेंज नहीं हो सकती, उसका हम बोलते हैं NFTs। हाँ, अभी जो मार्केट चल रहा है वो स्कैम है पूरा, वो जो मंकी NFTs बनती है, कैट NFTs बनती है, वो सब स्कैम है। हाँ, उसका कुछ वैल्यू हो सकता है इन फ्यूचर, बट अगेन वो सट्टेबाजी की बात हो जाती है। बट रियल जो उसका एडवांटेज है वो है कि तुम घर को कैमरा को बना सकते हो NFTs, फोटो ले लिया, उसका NFT बन गया, मतलब ये मेरा है। रिसेंटली रमेश सिप्पी ने, जो शोले का प्रोड्यूसर था, उसने शोले का पहला पोस्टर NFT बना के डाल दिया, किसी ने परचेस भी कर लिया। अगर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ शोले का, मैंने परचेस कर लिया उसको, तो मेरे पास क्या है, उसका एक वैल्यू है। मेरा एक फेवरेट मूवी था, उस मूवी की वजह से शायद में कुछ चेंजेस आ चुके हैं और मुझ पर तो इम्पैक्ट है उस चीज़ का, तो मेरे लिए वो पोस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मुझसे बड़ा कोई ज़्यादा बड़ा फ़ैन होगा शोले का, मैंने लिया 10 लाख में, मुझे बोलेगा यार मेरे को इम्पोर्टेंट है ये, मैं तुम्हें 20 लाख रुपये दूंगा, तो वो हो गया NFT। तो उसका वैल्यू वैसे बढ़ता है। जैसे मेरा फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है, उसका कोई फ़ोन मुझे दे दे जिसका कॉस्ट 50,000 रुपीज़, आई कैन पे 1 लाख रुपीज़ टू यूज़ दैट फ़ोन, ठीक है। अब हो सकता है मुझसे बड़ा कोई शाहरुख खान का फ़ैन होगा, वो मुझसे 2 लाख रुपये दे के ले ले फ़ोन, वो तो वैसे NFT के वैल्यूज़ बढ़ते रहती है, उसका कोई वैल्यू होना चाहिए। हाँ, मंकी फ़ोटो का वैल्यू हो सकता है, अगर वो किसी, जैसे एग्जाम्पल कोई मंकी का फ़ोटो है, मैंने ले लिया 2 रुपये में, और वही फ़ोटो को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किसी एक ट्वीट में दिखा दिया, वैल्यू बढ़िया उसका। जो उसके फ़ैन होंगे बोलेंगे मैं तुम्हें 10 लाख रुपये देते मेरे को वो टोकन दो, तो वैल्यू वैसे बढ़ती है NFT का। बट अभी जो चल रहा है वो ऑलमोस्ट स्कैम ही है, सत्तेबाजी है। बट रियल जो वैल्यू NFT का है वो ये है कि रियल लाइफ में जो इमेजेस है या रियल लाइफ में जो फिजिकल पिक्चर्स है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वर्चुअल इमेजेस में, और वो फोटो कॉपी नहीं हो सकता। हाँ, कॉपी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल शोले का पोस्टर मेरे पास फोटो आ गया, उसका व्हाट्सएप आ गया, लेकिन वो मैंने फॉरवर्ड किया तो तुम्हारे पास उसका कॉपी होगा, उसका ओनर कौन होगा? मैं, आप होंगे, राइट। जैसे म्यूजिक लेबल हो गए, तो बहुत सारे जो T सीरीज हो गई, जो म्यूजिक लेबल्स है, वो लोग खुद पे रखते हैं उस चीज़ को, इनफैक्ट सिंगर्स को पे भी नहीं करते। मैं सुना T सीरीज के बारे में कि लोग सिंगर्स को पे नहीं करते, उन लोग बोलते हैं तुम स्टेज शो कर लो, उससे कमा लोगे। तो एज अ म्यूजिक क्रिएटर तुम इतना मेहनत करते हो, कमा कौन रहा है वहाँ पे? कंपनीज कमा रही है। तो व्हाट इफ तुम खुद का एक म्यूजिक क्रिएट करो, उस पर तुम खुद का कॉपीराइट लगाओ, जो पॉसिबल नहीं होता अभी, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास लेबल नहीं है वो नहीं होता। तो NFT के द्वारा व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट अ म्यूजिक, उस पर लगा दो NFT, ये मेरा है, मैं इसको बेच भी सकता हूँ। तुम बड़े फैन हो AR रहमान के, तो तुमने परचेस कर लिया उसको, तुमने AR रहमान को अच्छा खासा वैल्यू दे दिया, उनको उनका पैसा मिल गया, तुम्हें म्यूजिक मिल गया। तो NFT में वो तुम्हें वैल्यू मिल जाता है और उसका एक आइडेंटिटी होता है हर एक चीज़ का। सर जैसे मैं भी देख रहा हूँ, काफ़ी एक बच्चा था लिंक्डइन में देखा मैंने, सेकंड ईयर में ही है भी वो, तो उसने ब्लॉकचेन में थोड़ा ट्रांजिशन लेके आया। जैसे भी हम डिजी लॉकर यूज़ करते हैं, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, वो उसको पूरा ब्लॉकचेन में लेके आ गया कि तुम एक बार डॉक्यूमेंट ले आओ, उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा उसमें, ओके, वन टाइम ट्रांजेक्शन की तुम्हारे इसमें अपडेट हो चुका है बस। मतलब उसने एक छोटा सा सोचा, पर उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे फ्यूचर हैं, इसमें वो कुछ ट्रांजेक्शन लाए, छोटा मोटा हो, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा आ जाता है कई चीज़ों का। सर अगला क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा कि ब्लॉकचेन कितने टाइप का है? तो बेसिकली जो फेमस है वो इनफैक्ट 2 है, इनमें से एक फेमस नहीं है। एक जो फेमस है वो है पब्लिक ब्लॉकचेन। जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इथेरियम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वहाँ पे कैसे होता है ना, ये सारे पब्लिक ब्लॉकचेन है जहाँ पे नॉर्मल यूजर्स आके ऐप बना सकती है, और इसको जो डेटा इसका जो होगा वो ओपन होगा। अब ब्लॉकचेन का एक एडवांटेज ये है कि वो ट्रांसपेरेंट है, उसका ड्रॉबैक भी वो यही है कि वो ट्रांसपेरेंट है। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को पैसा भेजता हूँ और वो एड्रेस दिखेगा वहाँ पे, तो बेसिकली एक वेबसाइट है कॉल इथरस्कैन। तो इथेरियम पे जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, और यू कैन यूज द एड्रेस एंड यू कैन गो टू इथरस्कैन। मैंने जितने भी ट्रांजेक्शन किया हुआ है सब दिख जाएगा तुम्हें। अच्छा, मेरा नाम नहीं दिखेगा, यू कांट सर्च बाय नेम बट यू कैन सर्च बाय एड्रेस। तो रिसेंटली मुझे एक आया था ट्रांजैक्शन फ्रॉम सिंगापुर, क्रिप्टो में आया था। तो उन्होंने जो एड्रेस से मुझे सेंड किया था क्रिप्टो करेंसी, मैंने वो एड्रेस लिया, डाल दिया इथरस्कैन पे और एंटर किया। उन्होंने पिछले मतलब जितने भी टाइम में उन्होंने वो ट्रांजेक्शन किया हुआ है विद द सेम एड्रेस, मेरे को सारे दिख गए। तो एक कंपनी के लिए बहुत रिस्की चीज़ है कि उसके ट्रांजेक्शन किसी और को दिख रहे हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो
इतना रिस्की नहीं है। जैसे एग्जांपल वो पूरा दिखता नहीं है सबको, तुम्हें दिखेगा कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, तुम्हें दिखेगा किसने किसको भेजा हुआ है, लेकिन एड्रेस दिखेगा, तुम्हें नाम नहीं दिखेगा। यू कांट सर्च बाय नेम, बट इफ यू कैन गेट द एड्रेस तुम्हें दिख जाएगा वो। तो एक ऑप्शन होता है इथेरियम में, एवरी टाइम यू वांट टू ट्रांसफर यू कैन चेंज योर एड्रेस। तो हर बार नया एड्रेस बनाओ ऑफिस को, ताकि लोग ट्रैक ना कर पाए। बट बहुत लोग भूल जाते हैं इस चीज़ को, ट्रैक रिमूव करना। तो ये कंपनीज के लिए रिस्की हो जाता है। उनको प्राइवेसी, उनका सीक्रेसी, जो कॉर्पोरेट सीक्रेसी होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे KFC का फॉर्मूला किसको नहीं पता, तो अगर KFC बोलेगा खुद का एप्लीकेशन डाल देगा वो Web3 पे, तो सबको दिख जाएगा उसका रेसिपी क्या है। तो ये टाइम में हमें करना ये है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग पब्लिक ब्लॉकचेन वी कैन यूज प्राइवेट ब्लॉकचेन। जैसे एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज मिलकर एक प्रोडक्ट बनाती है, जैसे आईफोन ही हो गया, तो एप्पल खुद से पूरा डिवाइस नहीं बनाता, उसमें बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व होती है। जैसे उसका मदरबोर्ड हो गया, चिप हो गया, स्क्रीन हो गया, कैमरा हो गया, वो खुद सब कुछ खुद से नहीं बनाती है। कुछ सेट ऑफ कंपनीज है जो मिलके काम करती है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए। दे हैव कंटिन्यूस कम्युनिकेशन कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि डिपेंड अपॉन योर मदरबोर्ड वैसा चिप बनेगा, डिपेंड अपॉन योर बॉडी डिजाइन उसका कैमरा बनेगा, डिपेंड अपॉन कैमरा उसका बम्प कितना आना चाहिए, तो मोबाइल कवर बनेंगे। तो सब मिलके काम करते हैं। एंड इफ दे वांट टू वर्क टुगेदर दे कांट यूज पब्लिक ब्लॉकचेन, क्योंकि एक का डेटा दूसरे को दिख जाएगा। तो हम वहाँ पे प्राइवेट ब्लॉकचेन यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ये जो लोग हैं, ये 6 लोग, 6 कंपनीज है, उन लोग ही डिस्कस कर सकते हैं। तो उनका डेटा सिर्फ उनमें दिखेगा, बाकी को नहीं दिखेगा। और उसमें एडवांटेज ये भी है कि लेट्स से एप्पल का कॉन्ट्रैक्ट 2 कंपनीज के साथ है, जो है सैमसंग और LG के साथ। दोनों से वो स्क्रीन बना के लेती है। लेट्स से आईफोन के लिए बना के लेती है वो सैमसंग से, और मैक के लिए बना के लेती है वो LG से। अब अगर उन लोग सेम नेटवर्क में है ना, और हम बोल रहे हैं कि वो प्राइवेट है, फिर भी वो इशू है, क्योंकि प्राइवेट में भी आपस में तो दिखेगा ही ना। अगर एप्पल पे करे सैमसंग को X अमाउंट, LG बोलेगा हमें भी उतना ही पे करो, तो वो सीक्रेसी मेंटेन होना चाहिए। तो वो आपस में भी प्राइवेट बना सकते हैं। तो प्राइवेट के अंदर प्राइवेट। तो जो बड़ी कंपनीज है, जो बैंक्स है, दे आर गोइंग फॉर प्राइवेट ब्लॉकचेन्स। जो कंज्यूमर लेवल पे है, जो B2C में है, मोस्टली लोग यूज कर रहे हैं पब्लिक ब्लॉकचेन। तो B2B इज मोर ऑफ प्राइवेट एंड B2C इज मोर ऑफ पब्लिक। तो अगर आपको अभी सीखना है तो स्टार्ट विद पब्लिक, क्योंकि प्राइवेट में बहुत लेंदी और लर्निंग कर्व ज़्यादा है। तो मेरे 4 साल में से 3 साल तो मेरे प्राइवेट में गए, पिछले 1 साल से मैं पब्लिक पे करता हूँ। तो ये 2 मेन टाइप है। सर, जो आपको ऐसा नहीं लगता है जो प्राइवेट ब्लॉकचेन है वो उन्होंने थोड़ा एक सेंट्रलाइज वे में बना दिया है, कि वहाँ पे वो खुद अथॉरिटी दे दे, ये इंसान इसके अंदर आएगा, ये नहीं होना चाहिए, तो फिर से वो सेंट्रलाइज वे में नहीं हो रहा है? आपको क्या लगता है उसमें? राइट, एक्चुअली ब्लॉकचेन का एक और एक आइडिया है कि सेंट्रल नहीं होगा, वो हर एक नोड बन जाएंगे। मतलब एप्पल एक नोड है, सैमसंग एक नोड है, LG एक नोड है, इंटेल एक नोड है। तो वो भी उन लोग डिस्कस, जो भी उन लोग कम्युनिकेशन करेंगे, वहाँ पे कोई सेंट्रल पावर नहीं है। ये नहीं बोलेंगे कि एप्पल इज मैनेजिंग ऑल डेटा, ना ही सैमसंग इज मैनेजिंग ऑल डेटा, दे ऑल इंडिविजुअली आर मैनेजिंग ऑल डेटा। तो वो नोड्स ही हो गए। हाँ, उनको वो चाहिए था कि उन लोग प्राइवेट में काम करें, तब जाकर उन्होंने वो बनाया। तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि तुम्हें प्राइवेट में ही करना चाहिए, वो यूज केस पे डिपेंड है। तो वो है डिस्ट्रीब्यूटरी, लेकिन उन्होंने आपस में रखा हुआ है कि हमें आपस में काम करना है। तो यहाँ पे किसी का सेंट्रल पावर नहीं है। ओके सर। तो सर, अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको क्या लगता है फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन क्या है? कि सिर्फ ये हाइप बन के रह जाएगा, या फिर आगे जाके जो बच्चे अगर सीख गए, मान लो नहीं चला, तो उनका क्या टाइम वेस्ट हो जाएगा? इसके ऊपर आपका क्या टेक है? एक्चुअली बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और लेकिन ना कभी कभी हम हिस्ट्री से सीखते हैं फ्यूचर। तो मैं नॉर्मली बिलीव करता हूँ, स्कूल टाइम पे तो आई यूज्ड टू हेट हिस्ट्री सब्जेक्ट, क्यों सीख रहे हैं यार, उन लोगों ने क्या किया था। लेकिन मुझे बाद में समझा कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। तो जो इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, वो नया टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व होता ही है। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है नहीं जो आगे गया, वो कहीं ना कहीं उसका यूज केस मिल गया। बहुत लोगों को ये भी लगा था कि AI फेड है, बोलते थे उन लोग रोबोट आ जाएंगे, लोगों को मार देंगे, बट लोगों को समझा नहीं उसका मेन यूज केस क्या है। जो भी हम आजकल कुछ भी करते बिना AI के तो होता नहीं है। गूगल सर्च में भी AI लगा हुआ है। तुम कोई कैब बुक करते हो उबर में, ऑफकोर्स तुम्हें तो पता ही होगा, तो वहाँ पे भी AI यूज होता है। कौन से ड्राइवर को पोस्ट करना है, तो बिना AI के काम नहीं होगा। ब्लॉकचेन अभी वो स्टेज में है जहाँ पे AI पहले था। लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने के लिए, उसका यूज केस कहाँ होगा। हाँ, कंप्लीट रिप्लेसमेंट को बहुत टाइम जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि Web2 पूरा बंद ही हो जाएगा, लेकिन कुछ यूज केसेस है जहाँ पे Web3 ज़्यादा इवॉल्व करेगा। फॉर श्योर ब्लॉकचेन आने ही वाला है। कितने यूज केस में आएगा वो चेक करना है, कितना फास्ट होगा वो चेक करना है। एक ड्रॉबैक बीच में ये हो गया था कि कोविड ने बहुत सारे क्रिप्टो मार्केट ऊपर कर दिया, तो लोगों का ध्यान भटक चुका था फ्रॉम ब्लॉकचेन टू क्रिप्टो। तो जो जिनका विजन अच्छा था कंपनीज का, जो ब्लॉकचेन में डेवलपमेंट चाहती थी, उन्होंने खुद का वॉलेट बना दिया और उसमें पैसा कमाने लगे, बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस को पैसा चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं ध्यान भटक चुका है लोगों का, बट अगेन दे आर कमिंग बैक एंड दे आर फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट। और अगर तुम लोग ने अभी सीखा, दैट्स हाउ यू कैन ग्रो, क्योंकि कम्युनिटी ही टेक्नोलॉजी बनाती है। तो तुम सीखो, तुम बी अ पार्ट ऑफ इट, मे बी नेक्स्ट 2 years उतना आ जाएगा।
मैक्स आई कैन से इज 4 years 5 years, बट देन 2 साल में आना ही है. तो वर्स्ट केस 5 years, बट आएगा ही. पूरा रिप्लेसमेंट नॉट श्योर बट होगा. इनफैक्ट जैक डॉर्सी, फाउंडर ऑफ ट्विटर, उन्होंने भी खुद का वेब 5 लॉन्च कर दिया है. तो एक्चुअली वेब 5 कोई नया चीज़ नहीं है, वो वेब 3 ही है. बट उन्होंने क्या किया हुआ है कि वेब 2 और वेब 3 साथ में काम करेंगे. तो नाम दे दिया वेब 2 वेब प्लस वेब 3 इज़ वेब 5. तो उनका बोलना ये है कि कंप्लीट रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, लेट्स मर्ज इट. तो सर इस सेशन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. पर्सनली मैं अगर कहूँ तो जो भी व्यूअर हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. तो लास्ट में सर मैं आपको थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए, अपना टाइम दिया. तो सर एक लास्ट लाइन कोई आप बच्चों को मोटिवेशन कुछ. सबसे पहले तो हमने पहले प्लान किया था कि हम इसको करेंगे 15 मिनट के लिए, बट क्योंकि इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं ब्लॉकचेन की बातें करने में तो निकल जाता है. एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग. और सबके लिए टिप ये है कि जब हम बोल रहे हैं कि ब्लॉकचेन सीखो, कोई कंपल्शन नहीं है. इनफैक्ट हर एक जो भी बंदे से पूछोगे कि हमें क्या करना चाहिए, वो तुम्हें वो बोलेगा जो वो कर रहा है. तो किसी को पूछोगे आप क्या करना चाहिए, अगर वो बंदा AI में है तो वो बोलेगा AI करो, वेब डेवलपमेंट तो वेब डेवलपमेंट करो. तुम्हें जो करना है वो करो. हाउ विल यू डिसाइड कि तुम्हें क्या करना है? हर टेक्नोलॉजी को थोड़ा टाइम दो. रीड अबाउट समथिंग. तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या पसंद आए, जो पसंद आ गया उस पर मास्टरी कर लो. तो यू कैन बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन. उस पर फोकस करो एंड गेट दैट डन. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच रोहित. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.